नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को कैसे कवर करें और हिंदी साहित्य सब्जेक्ट में भी जो स्नातक स्तर का जो पोर्शन जोड़ा गया है उसको कैसे कवर करें। तो मैं आज आपको बुक्स बताऊंगी। कुछ साथियों की शिकायत थी कि जो बुक्स थी वो मैम आप उल्टा करके दिखा रहे थे, तो सॉरी। मैं क्या है कि जो कैमरा है उसमें सामने जो फ्रंट कैमरा होता है उससे बनाती हूँ वीडियो, इस वजह से आपको उल्टा दिख रहा होगा। पर कोई बात नहीं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी तो आप अच्छे से वो बुक का नाम देख पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फिर आराम से वो बुक को खरीद सकते हैं। तो हम बात कर ले, आज मैंने सिलेबस भी निकाल लिया है। आपका सेकेंड ग्रेड एग्जाम का जो भी सिलेबस डाल रखा है आरपीएससी ने, वो मैंने निकाल लिया है और अब अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। स्नातक स्तर के लिए बता रही हूँ विशेष तौर पे, और बाकी के लिए फिर एक और वीडियो बना देंगे अपन, है ना, व्याकरण वगैरह के लिए जो हमारे 12th तक का आता है ना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, उसके लिए। तो हम अपने बात कर लेते हैं। स्नातक स्तर में सबसे पहले जोड़ा हुआ है शब्द शक्तियाँ और काव्य गुण। तो शब्द शक्तियाँ काव्य गुण के भेद और उदाहरण पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देती हूँ क्या क्या जोड़ा गया है। काव्य दोष है, अलंकार है, छंद है, रस है ना। ये तो टॉपिक है जो हमारे काव्य शास्त्र के हैं, तो ये स्नातक स्तर में ही आते हैं। और इनके लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगी जो काव्यांग विवेचन है, आप वो ले लीजिए। अगर आपने कोई किताब नहीं खरीदी है तब तो आप क्या लेंगे, ये काव्यांग विवेचन है, ये ले लेंगे। मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे आपके लगा दूंगी, आप देख लेना। ये हेतु भारद्वाज और डॉक्टर रमेश मैंग की है। इसके अंदर छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष है, और यही 6 टॉपिक हमारे लगाए हुए हैं। अब आप देखिए कि जो ये टॉपिक लगाए हुए हैं ना, इन टॉपिक में से ही आपको पढ़ना है। जैसे कि काव्य गुण है, उनके भेद और उदाहरण पढ़ने हैं। शब्द शक्तियाँ 3 है, वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी। और काव्य दोष में भी इसमें दोष दे रखे हैं, सिर्फ वही दोष पढ़ने हैं। जैसे श्रुति कटत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है, और अप्रतीतव दोष है, अकर्मत्व दोष है, और दुष्कर्मत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है। तो ये दोष क्या होते हैं, इनके बारे में ही हमें पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही अलंकार है, अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, असंगति और अपनहोति, इन्हीं अलंकारों को पढ़ना है। और अलंकारों पर आप ज्यादा गौर ना कीजिए, इन अलंकारों को अच्छे से पढ़िए, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, तो अच्छे से आप इसको याद कीजिए। उसके बाद है छंद। तो छंद में भी कुछ जो लिखित छंद है ना, उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि आरपीएससी उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगी। उन्हीं में आपको उनकी जो शब्दावली होगी उसमें घुमाएगी कि कहाँ यति होती है, कहाँ पे यति नहीं होती, और मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ऐसे पूछती है। छंद में है द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, चौपाई, छप्पे, मंदाक्रांता, मनहरण कवित और मतगयंद सवैया, ये सारे छंद लगाए हुए हैं। और इन छंद को, इनको आप इससे कर सकते हैं। ये किताब जो है, जो काव्यांग विवेचन नाम से है, काव्यांग विवेचन के नाम से आप इससे आराम से कवर कर पाएंगे, और इसकी मैं आपके पिक लगा दूंगी। उसके बाद है रस। अब रस का स्वरूप क्या है, रस भाई सबसे पहले किसने रस के बारे में बात की, और रस के जो भी आचार्य हुए हैं वो कौन कौन है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और रस के स्वरूप कौन कौन से होते हैं, है ना, उनको पढ़ना पड़ेगा। रस अवयव कौन कौन से हैं, रस के भेद कौन से हैं, स्थायी रस कौन सा है, और जो संचारी रस कौन सा है, और जो विभाव अनुभाव है वे वो क्या है ना, और सात्विक अनुभाव है। तो जो से अनुभाव के भी क्या है, 4 भेद किए गए हैं, मानसिक, वाचिक और सात्विक। तो उन सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उन सबको पढ़ना है। और कई कई बार क्या होता है कि जो भाव संचारी भाव है या स्थायी भाव है, उनके पूछ लेते हैं उनके बारे में कि भाई इनके आप बताइए कि ये किसका उदाहरण दे दिया, 4 लाइनें दे दी कि इसके अंदर कौन सा भाव झलक रहा है ना, रसाभास हो रही है या फिर भाव शांति हो रही है, ऐसे करके मतलब सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये सब सारी चीजें जो मैंने बताई है वो रस के अंतर्गत ही आएंगी। तो मेरे हिसाब से आपका काम इस किताब से हो जाना चाहिए, ये जो काव्यांग विवेचन है। अगर इससे भी नहीं होगा तो मैं एक और किताब है, उल्टा दिखेगी लेकिन बाद में इसकी कॉपी लगा देंगे, ये है अलंकार पारिजात के नाम से। इसमें भी सारी चीजें दी गई है। छोटी किताब है तो ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन काव्यांग विवेचन के जो एग्जाम्पल है वो हूबहूब आरपीएससी पूछती है। आपको मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, उसके एग्जाम्पल ही याद कर लीजिए। मतलब ठीक है, सारे अलंकार कई बार नहीं समझ में आते, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए श्लेष अलंकार है और मतलब सबकी हिंदी करना ही नहीं आ रही हमें, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मोस्ट एग्जाम्पल होते हैं एकदम
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो डायरेक्ट पूछती है आरपीएससी। आप पूरा एग्जाम्पल याद नहीं कर पाते, छोटा उसका पोर्शन याद कर लीजिए। उससे क्या है कि ये सब ट्रिक होती है जो एग्जाम क्लियर करवाने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद आ जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में कल एक साथी ने मेरे को बार बार ये पूछ रहा था, गद्य और पद्य के लिए बताइए मैडम, गद्य और पद्य के लिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं, गद्य और पद्य के लिए आपको क्या पढ़ना है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले तो पूर्व आधुनिक काल है। पूर्व आधुनिक काल के अंदर 3 काल है, आदि काल है, रीति काल, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया ना। इन तीनों कालों को अपन पढ़ लेंगे। अब इन तीनों कालों को कहाँ से पढ़ेंगे, तो इन 3 काल को आप है ना रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है ना वहां से अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर किसी के पास रामचंद्र शुक्ल की किताब नहीं है तो ये रामचंद्र शुक्ल की किताब है, ये ले आइए। ये पंचशील प्रकाशन से है। कुछ साथियों ने पूछा था कि इनका प्रकाशन बताइए। ये पंचशील प्रकाशन जयपुर से है, और आप अदर प्रकाशन की भी मंगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बाकी जैसे राजकमल प्रकाशन से अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, वो भी अच्छा प्रकाशन है। बाकी ये भी अच्छी किताब है, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये काव्यांग विवेचन का भी लिंक मिल जाएगा, अलंकार पारिजात का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कीजिए, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आप तीनों काल कहाँ से करें, इस किताब से तीनों काल आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच जाता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में पद है और गद्य है, 2 तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो आधुनिक काल का गद्य और पद की जो रचनाएं हैं जितनी भी, तो रचनाओं के लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगी। ये है हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है, और इस किताब को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके अंदर आपको गद्य और पद बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे कि छायावाद का काल है, छायावाद के उत्तर का काल है ना, इसको मैं आपको एक दिन अच्छे से इसकी वीडियो बना के दिखा दूंगी। थोड़ी सी ज़्यादा ही काली पीली कर रखी है मैंने, ये पढ़ी ना मैंने बहुत बार पढ़ ली, तो इसकी हालत थोड़ी सी अभी देखिए खराब हो रखी है। आप देख पा रहे होंगे कि भाई इसको कितना पढ़ा है मैंने। देखिए ऐसे मैं ना बीच बीच में क्या है ये नोट्स लगा लेती थी, जैसे किसी में मुझे लगता ना कि इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, छूट गई है, तो वो आप ऐसे चिपका चिपका के ऐसे लगा सकते हैं अपने बुक के ऊपर। मान लीजिए पन्ना काम का नहीं है, वहाँ लगा लीजिए। तो आपका पढ़ने का तरीका है कि आप कैसे पढ़ते हैं। लेकिन ये किताब भी अच्छी है, इससे आपका क्या है आधुनिक काल कवर हो जाएगा, है ना। आधुनिक गद्य भी कवर हो जाएगा और आधुनिक पद भी कवर हो जाएगा। अब आते हैं कि इसके अंदर ये नहीं दे रखी कि भाई छाया, हाँ इसमें दे रखा है कि भाई प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां एक करके, जैसे काव्य की धाराएं होती है, कौन से काव्य में कौन सी धाराएं थी और उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, और एक रचना रचनाकार है। तो रचनाकार तो आप इस किताब से पढ़ लेंगे, इससे कवर हो जाएगा सबकी, है ना। और काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं भाई किस काल में कैसी प्रवृत्ति रही, वो इससे कवर हो जाएगी, और 3 काल इससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर और भी सरल तरीके से पढ़ना है तो हमारे 11वीं 12वीं के अंदर एक किताब चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, है ना, ये वाली किताब है, इसकी भी क्लिप लगा देंगे। तो इस किताब के अंदर आपको प्रवृत्तियां समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये आधुनिक काल दे रखा है, ये आधुनिक काल है ना, इसके आधुनिक काल के अंदर क्या है, इसकी प्रवृत्तियां दे रखी है, इसके जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हुए हैं उनके बारे में दे रखा है, भाई किस काल में कैसी प्रवृत्तियां रही उसके बारे में। तो ये किताब बेस्ट है, इसको एक बार जरूर पढ़िए, 1 बार 2 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 3 किताब साहित्य के लिए बेस्ट है ना। ये 3 किताब बेस्ट है, एक तो ये, एक रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, और एक ये सरस्वती पांडे। फिर भी अगर किसी को कठिन लगता है, मान लीजिए अगर आपसे पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो प्रतियोगिता साहित्य की एक किताब आती है, आप जो नेट वेट की तैयारी के लिए करते हैं ना, नेट की तैयारी के लिए प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की किताब आती है, वो ला सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है, इजी लैंग्वेज में है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो ये 3 किताब आपके हिंदी साहित्य के लिए तो सफिशियंट है। उसके बाद गद्य भी इसी में कवर हो जाएगा, जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचना और रचनाकार, ये सब इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद है हिंदी भाषा, है ना, स्नातक स्तर में एक टॉपिक दे रखा है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी और उसकी बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियां और देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। तो देखिए देवनागरी लिपि का जो मानक स्वरूप है और जितने भी ये टॉपिक लगा रखे ना, उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, हिंदी भाषा हरदेव भारी की। हरदेव भारी की जो ये किताब है ना, इसके अंदर जितने भी टॉपिक आपने लगाए हुए हैं ना, वो सारे के सारे हैं, जो इसकी विस्तृत सूची है ना उसमें आगे दे रखे हैं कि भाई हिंदी भाषा का उद्भव, विकास
और हिंदी भाषा की, हिंदी की बोलियां, इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, आपके सारे चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। और इसमें राजस्थानी भाषा के लिए भी दे रखा है पूरा। तो आप चाहें तो ये किताब ले सकते हैं, हिंदी भाषा हरदेव भारी की, है ना। और अगर ये भी ना लेवे ना तो हिंदी भाषा के बारे में जो भी मोटी मोटी जानकारी है ना, राजस्थान की बोलियां ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ये सरस्वती पांडे की किताब है ना, इसमें भी शुरू में हिंदी भाषा के बारे में दे रखा है कि कैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, कैसे हिंदी भाषा आगे बढ़ी। हिंदी भाषा का मतलब भाई सारे अपभ्रंश जितने भी है, सोर्स यानी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है ना, सब टुकड़े कैसे हुए। जो इसके शुरुआती टाइम है ना, इसमें पाली प्राकृत, पहले पाली प्राकृत बनी और उसके जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो, ये सब इसमें दे रखा है। शुरुआत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका इस सरस्वती पांडे से कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पूछेंगे। और मानक स्वरूप के लिए देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो केंद्रीय निदेशालय की तरफ से एक देवनागरी लिपि का मानक वर्तनीकरण और मानक स्वरूप दे रखा है, उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो उसमें से आप क्या करें, ऑनलाइन PDF मिल जाएगी, अपने 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं, उस पर सारे डाल देंगे और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये देख सकते हैं कि किसी शब्द को कैसे लिखा जाता है ना, उसमें मानकीकरण किया हुआ है हिंदी भाषा का, तो वो मान्य है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो स्नातक स्तर की बात हो गई। स्नातक स्तर के अलावा अपन बाद में एक और वीडियो में बात कर लेंगे जो हमारे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के जो भी टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे व्याकरण के, उनको कहाँ से कवर करें। और एक दिन अपन ये, वैसे तो इसके लिए बनाई हुई है, निर्धारित पाठ आपके लगे हुए हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और आज अपन एक काम कर लेंगे, लाइव अगर आएंगे तो आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।